हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आज आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट एग्जाम्पल करवाने जा रही हूँ, जो कि है कूलम्स लॉ पे बेस्ड। ठीक है, जिसमें कहा गया है कि कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस। ठीक है, both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses respectively। तो यहाँ दो फोर्सेस की बात की गई है, एक कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और दूसरी किसकी आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की गई है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगती है और ग्रेविटेशनल फोर्स दो पॉइंट मासेस के बीच में लगती है। तो इसका रिलेशन क्या होता है? ठीक है, तो हम देखते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है और आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होती है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यही कहा है इन्होंने। ठीक है, कि बोथ हैव इन्वर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस। अब निकालना क्या है कि हमें कंपेयर करना है स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटर्मिनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, मतलब हमें स्ट्रेंथ वाइज बताना है। ठीक है, दोनों का स्ट्रेंथ को क्या करना है, कंपेयर। ठीक है, फर्स्ट केस में हम मासेस की बात की गई है ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो मासेस दो होते हैं। ठीक है, M1 M2। तो फर्स्ट केस में एक इलेक्ट्रॉन का लेते हैं, एक प्रोटॉन का, दूसरे केस में दोनों प्रोटॉन लेते हैं और देखते हैं कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के स्ट्रेंथ में कैसा है। ठीक है, तालमेल क्या है। आइए करते हैं। देखिए, हमें बोला है एक फोर्स सॉल्यूशन में देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में है, जिसे आपको एफ पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होती है K Q1 Q2 आर स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल क्या होती है -G M1 M2 आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनके बीच का एक अच्छा डिफरेंस क्या है कि नेगेटिव साइन यूज़ हुआ ना। नेगेटिव साइन जो वो अट्रैक्शन को शो करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, और जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसी होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है। ये इनके बीच में डिफरेंस है। हालांकि हमें पूछा गया है कि स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। ठीक है, स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो फर्स्ट केस हमें दिया गया है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये केस है हमारा। ठीक है, तो देखो अगर मैं Fe की बात करूं तो क्या लिखूंगी, K Q1 में देखो प्रोटॉन लूँगी ना चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है बताया मैंने पिछली वीडियोज़ में, E। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -E। तो E को यहाँ, ठीक है, माइनस यहाँ लिख दूँ, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम दोनों केसेस में सेम लेंगे। ठीक है, तभी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, अब अगर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -KE² आर स्क्वायर। दूसरा, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखूँ तो कैसे लिखूँगी, -G M1 M2। M1 के है मास ऑफ प्रोटॉन लूँ, दूसरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लूँ। ठीक है, आर स्क्वायर, राइट। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पहले तो हम इन्हें डिवाइड करके लिख लें, फिर बाद में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो मैं डिवाइड करूँ, ठीक है, इक्वेशन 1 2 को, उससे कंपेयर होगा। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा, Fe/Fg। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म ही लूँ तो माइनस का तो कोई रह ही नहीं जाता है। ठीक है, तो Fe की वैल्यू क्या आ जाएगी, KE² और इसकी क्या आएगी ऑपोजिट में, G MP ME डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल। ठीक है, और बाकी K की वैल्यू भी आपको पता है, G की वैल्यू भी आपको पता है। ठीक है, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और मास ऑफ प्रोटॉन क्या पुट करेंगे हम, मास ऑफ प्रोटॉन आपको क्वेश्चन में भी दे रखा होगा। ठीक है, ये दे रखा है, तो 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, ME की वैल्यू 9.11 × 10⁻31 kg होता है। ठीक है, इन सभी को पुट करेंगे। K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9 होती है। ठीक है, इन सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, लाइक K की E² की, E की वैल्यू क्या होती है 1.96, सॉरी अभी पढ़ी है ना पिछले वीडियो में,
10⁻⁻19 रही किसकी वैल्यू g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप मुझे बताओगे, आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, ठीक है। तो इन सभी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.4 × 10⁻39, ठीक है। मतलब हम देखें कि हम कह सकते हैं एफ जी को उधर लेके जाऊँ 10⁻39 और एफ जी मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है 10⁻39 पॉजिटिव में है, पावर पॉजिटिव में है, ठीक है। 10⁻2 क्या होता है 100, 3 क्या होता है 1000, ऐसे सोचो 10⁻39 है, इतने टाइम्स इसकी होती है। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको कोई पूछे कि स्ट्रेंथ वाइज कौन स्ट्रॉन्ग है तो कौन है इन कंपेयर टू ग्रेविटेशनल, ठीक है, विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कौन है स्ट्रेंथ वाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। दूसरा केस क्या है फॉर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस केस में क्या करना है आपको, दोनों मासेस क्या कर देने हैं, एफ ई अपॉन एफ जी क्या आ जाएगा इधर, के ई स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, जी और इधर क्या आ जाएगा एम ई का स्क्वायर, ठीक है। दोनों मासेस सेम हो गए, आपको एम ई की वैल्यू पता है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.3 × 10⁻36। अभी भी क्या है काफ़ी है, ठीक है, 10⁻36 काफ़ी है। मतलब स्ट्रेंथ वाइज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इसी में पार्ट पूछा गया है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर एट दिस डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन डिस्टेंस जो होता है ना एक्चुअल में ये होता है एटॉमिक लेवल का, ठीक है। एटम में जो आप का रेडियस आप बोल सकते हो, एटॉमिक रेडियस जो एंगस्ट्रॉन में होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है अब, ठीक है, कि फोर्स तो आपको पता चलेगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो आप बस न्यूटन्स कौन सा लॉ लगा दो, ठीक है, F = m में। तो ठीक आइए करते हैं, बी पार्ट है हमारा, क्या होता है F = क्या होता है ma, तो यहाँ से निकालेंगे, राइट। तो हमारा फोर्स क्या निकली है आपकी, और यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मामले में तो हैवी कौन है प्रोटॉन, और लाइट उसके कंपैरिजन में लाइटर कौन है इलेक्ट्रॉन। तो हम देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन भागेगा उसकी तरफ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो वो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल के देखें, ठीक है, मतलब हम इधर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या होती है के Q1 Q2 आएगा ना, ठीक है। Q1 Q2 की जगह क्या लिखूँगी ई स्क्वायर, ठीक है, मास एंड प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज, और डिवाइडेड बाय क्या होता है के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है, और इधर से क्या आ गया एम ई, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ आपको पता है, माइनस इधर क्या आ जाएगा के की वैल्यू 9 × 10⁻9, इसकी 1.6 × 10⁻−19 का स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या दी गई है 10⁻−10, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है ऊपर लिखा है 9.11 × 10⁻31 kg हो जाएगा। इन सभी को पुट करेंगे, ठीक है, तो जो हमारा आंसर निकलने वाला है वो निकलेगा 2.5 × 10⁻22 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी एक्सेलरेशन निकलने वाली है। आप देख रहे हो एक्सेलरेशन की वैल्यू को, देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। लाइटर पार्ट लाइटर जितना लाइट होगा उतनी ज़्यादा की एक्सेलरेशन, मतलब इतनी ज़्यादा इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आने वाली है 10⁻22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो अपर केस हमने किया ना, हमने किसी आर डिस्टेंस पे ले लिया, ठीक है, आर डिस्टेंस पे दोनों को कंपेयर कर दिया, मतलब आर हमने सेम लिया अपर केस में, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इनसाइड न्यूक्लियस आप प्रोटॉन जो प्रेजेंट होते हैं ना वो आपके इन द न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, और वो डिस्टेंस जो होता है वो फर्मी इसका होता है, ठीक है। उस डिस्टेंस पे अगर मैं देखूँ, ठीक है, प्रोटॉन एज प्रोटॉन आर इनसाइड न्यूक्लियस, तो वहाँ पर मैं अगर फोर्स को कंपेयर करूँ तो एफ ई जो आता है आपका 230 न्यूटन, सॉरी एफ जी
सॉरी एफ ही ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपकी 230 न्यूटन आती है और जी जो आता है आपका 1.9 इंटू 10 की पावर -34 न्यूटन आता है। सोचो ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स 230 न्यूटन है और ग्रेविटेशनल फोर्स 10 की पावर -34 विच इज़ वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, यहाँ से भी आप समझ सकते हो। तो इसी तरह से हमारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो वो होते हैं और हम अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, इसी तरह से मेरी वीडियो में बने रहें और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि वीडियो बनाने का भी मन करता है कि आपको समझ आ रहा है। कुछ तो रिव्यू चाहिए होता है। ठीक है, तो अपना रिव्यू दें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।